हेलो एवरीवन। प्री इंडिपेंडेंट एरा में सबसे पॉपुलर नाम कोई था तो वो था महात्मा गांधी का। अपने अहिंसा की राह और अनशन के लिए मशहूर महात्मा गांधी। स्कूल की टेक्स्ट बुक्स हमें ये सिखाती हैं कि कैसे महात्मा गांधी ने कितना बड़ा रोल प्ले किया था हमारे देश को आज़ाद कराने में, हमारे देश को एकजुट कराने में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सच्चाई ये बताती है कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा योगदान था हमारे देश को एकजुट कराने में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सबसे बड़ा योगदान था हमारे देश को आज़ाद कराने में। जहां हिस्ट्री हमें बताती है दैट गांधी जी वॉज अ महात्मा, वहीं बी आर अम्बेडकर जी हमें बताते हैं कि गांधी एरा इज द डार्क एरा ऑफ इंडिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि आज़ादी के बाद अगर भारत गांधी की राह पर चलेगा तो गड्ढे में जाएगा। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी जिनको माना जाता था उनके सिंप्लिसिट बिहेवियर के लिए और मिनिमल लाइफस्टाइल के लिए, उन पर भी ये आरोप लगते हैं कि वो वीवीआईपी कल्चर फॉलो करते थे। पूरे दिन तो वो लोगों को दिखाते थे कि वो झुग्गी झोंपड़ी हटों में रहते हैं, लेकिन रात में वो बिरला के बड़े बड़े होटल्स में जाके रुकते थे। ये भी बताते हैं कि जब ब्रिटिशर्स उन्हें जेल में डालते थे तो वो कोई आम जेल नहीं होता था, वहाँ पे उन्हें फुल 5 स्टार जैसी सुविधाएं मिलती थी। उन्हीं के आश्रम की 3 अंडर एज लड़कियां उनको सर्व करने के लिए दिन रात तैयार रहती थी, और उनको 2 सर्वेंट्स मिलते थे जो पूरे दिन उनकी खिदमत में लगे रहते थे। उसके अलावा गांधी जी की लाइफ की साउथ अफ्रीका ट्रिप बहुत मशहूर है, जब 25 साल अपनी लाइफ के उन्होंने साउथ अफ्रीका में इंडियन माइनॉरिटीज के लिए बिताए थे। लेकिन वहां भी बताते हैं हरमन कैलेनबैक नाम के एक बंदे ने उनको अपनी जमीन दान में दे दी थी ताकि वो अपना सत्याग्रह का पूरा ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे तैयार कर सकें। लेकिन इस पे भी काफ़ी सवाल उठते हैं कि क्यों वो साउथ अफ्रीका गए थे और अचानक वापस क्यों आए थे। जब वो वहाँ थे तो क्या प्रैक्टिस कर रहे थे? अगर वो लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे तो फिर आज तक कोई केस क्यों नहीं लड़ा? अगर वो पढ़ाई कर रहे थे लॉ की तो फिर वहाँ पे आज तक कोई रिटन रिकॉर्ड क्यों नहीं है कि उन्होंने किस तरीके से क्या पढ़ाई की है, वहाँ पे किस तरीके के केसेस लड़े हैं। इसके अलावा उन पर ये भी आरोप लगते हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा तो उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर किया था, और पावर उन लोगों के हाथ में दे दी जो रात में तो उनके साथ बैठ के चाय पानी पिया करते थे, और उन लोगों की लिस्ट में नाम था नेहरू जी और महात्मा गांधी का। अब ऐसे आगे पीछे कि कोई भी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा तो ना वो आपको समझ आएगी ना मैं आपको समझा पाऊंगा। तो एक काम करते हैं, नंबर वाइज सारे फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं। सो बकल अप फॉर दिस वीडियो बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट सम ऑफ द वेरी डार्क एंड अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ महात्मा गांधी। एंड येस, ये वीडियो आपको ऑफेंड कर सकती है। सो अगर आपको लगता है कि आप किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकते हैं, स्पेशली महात्मा गांधी जी के ऊपर, तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखो, बिकॉज मैं नहीं चाहता आप कमेंट्स में जरा भी नेगेटिविटी क्रिएट करो। एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स जंप ऑन टू द वेरी फर्स्ट फैक्ट विच इज नॉन वायलेंस। अब जैसा मैंने बताया कि ऊपर से देख के तो ये लगता था कि वो एक बहुत सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं, बहुत मिनिमल लाइफस्टाइल जीते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्हें हर बार वीआईपी की तरह ट्रीटमेंट मिलता था। वैसे ही वो अपनी अहिंसा के लिए बहुत मशहूर थे पूरी दुनिया में, अपने नॉन वायलेंट बिहेवियर के लिए। जहां एक तरफ भारतीयों को वो ये सिखाते थे कि अंग्रेजों से लड़ो मत, हथियार मत उठाओ, अहिंसा से अपनी आज़ादी मांगो, वहीं नेताजी हमें ये कहते थे कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलती है, उसे छीनना पड़ता है। जहां वो भारतीयों को ये सिखाते थे कि आज़ादी के लिए हिंसा की राह पर मत चलो, नेताजी की जो आज़ाद हिंद फौज है उसका पार्ट मत बनो, वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में भी इंडियंस को ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने के लिए भेजा था। उन्होंने इंडियंस से कहा था, प्रॉपर कैंप्स चलवाए थे ताकि इंडियंस को ट्रेनिंग मिले उन कैंप्स में, वो हथियार उठाएं, एंड ब्रिटिशर्स के लिए ब्रिटेन की तरफ से भारतीय लोग दूसरे देशों में जाके जंग लड़ें। एंड यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या गांधी जी सच में नॉन वायलेंट थे? इसके अलावा जब आज़ाद भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर चुनना था तब कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था, लेकिन सारी वोटिंग्स सरदार वल्लभ भाई की तरफ थी। उसके बाद भी गांधी जी अपनी हंगर स्ट्राइक पर चले गए। उन्होंने कहा कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मर नहीं जाता, और यदि तुम चाहते हो मैं खाना खा लूँ तो नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बना दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ना बुलाओ। सो लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ मोरल वायलेंस, दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ मेंटल वायलेंस जो उन्होंने देश के साथ किया था, और यही वो रीजंस हैं कि लोग उनकी अहिंसा की सोच पर सवाल उठाते हैं। फैक्ट नंबर 2 इज अबाउट कास्टिज्म, यानी जातिवाद। अब ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया ऑलरेडी काफ़ी डिवाइडेड था, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो कास्ट के नाम पे हो, लेकिन गांधी जी ने इसमें आग में घी का काम किया था। उन्होंने हिंदू की कम्युनिटी को, जो कि लोअर क्लास कम्युनिटी थी, उसे हरिजन कम्युनिटी में डिवाइड कर दिया। लाइक इंडिया में ऑलरेडी इंडियंस काफ़ी डिवाइडेड हैं, उसमें एक और कम्युनिटी बना दी ताकि वो और ज़्यादा डिवाइड हो जाएं। उसके अलावा महात्मा गांधी जी हमेशा से हिंदू का जो कास्ट सिस्टम है उसके बहुत बड़े फॉलोवर थे। उनके पास खुद 2 पेपर्स थे, एक इंग्लिश और गुजराती में, जो उन्होंने खुद प्रिंट करवाए थे, जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल भी हैं, जिसमें उन्होंने इंग्लिश वाले पेपर में साफ साफ बताया था कि वो कितना सपोर्ट करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस तरीके के माइंडसेट को जो कि कास्ट सिस्टम को अपोज करता है, कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। वहीं गुजराती वाले पेपर में उन्होंने साफ खुल के इस चीज़ को सपोर्ट किया था कि हाँ, कास्ट सिस्टम बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को ऊंची और नीची जाति में डिवाइड करना अच्छी बात है सोसाइटी के लिए। 1932 में उन्होंने 1.3 करोड़ रुपीज़ तिलक स्वराज फंड के लिए इकट्ठे किए थे ताकि वो लोअर क्लास कम्युनिटी की हेल्प कर सकें, लेकिन आज तक उनमें से 1 रुपया भी किसी भी लोअर क्लास कम्युनिटी की हेल्प के लिए यूज़ नहीं किया गया।
फैक्ट नंबर 3 इज अबाउट रेसिज्म। बताते हैं कि गांधी जी ने 1893 से 1950 तक अपना जो समय था वो साउथ अफ्रीका में बिताया था। अब वो क्यों बिताया था, वहाँ पे फंडिंग कौन कर रहा था, वो क्यों रह रहे थे, अचानक वापस क्यों आए, वो सब एक अलग स्टोरी का पार्ट है। लेकिन बताते हैं कि वहाँ पर उन्होंने इंडियन जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए प्रॉपर कैंपेन रन किया था। उस कैंपेन में वो ये बताते थे कि जो अफ्रीकन्स हैं और जो इंडियंस हैं उनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता है, अफ्रीकन्स को ज़्यादा अच्छा ट्रीट किया जाता है, जबकि अफ्रीकन्स तो काफिर्स हैं। एंड ये काफिर वर्ड एक डेरोगेटरी टर्म था उस टाइम में ब्लैक पीपल के लिए, विच इज़ इक्विवेलेंट टू दैट एन वर्ड। महात्मा गांधी अफ्रीकन्स के लिए काफिर वर्ड को पब्लिकली बहुत यूज़ करते थे। इवन जब साउथ अफ्रीका की जेल में वो अफ्रीकन्स के साथ रहे थे तो बाहर आने के बाद उन्होंने रिटर्न में ये बताया था कि अफ्रीकन्स कितने गंदे लोग हैं, कितने अनहाइजेनिक तरीके से रहते हैं, ऐसा लगता है कोई जानवर के साथ में रह रहा था। उन्होंने हमेशा से ये कहा था कि जो वाइट पीपल होते हैं वो सबसे सुप्रीम है, सबसे ऊपर हैं, उसके बाद इंडियंस आते हैं एंड ब्लैक अफ्रीकन सबसे नीचे आने चाहिए जो ह्यूमन लिस्ट होती है। एंड ये न्यूज़ काफ़ी फेमस रही थी कि अफ्रीका के कन्ना में जो मेन यूनिवर्सिटी कैंपस था जहाँ पे गांधी जी का एक बहुत बड़ा स्टैचू था, वहाँ पे लोग आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कैंपेन रन किया और अफ्रीकन नेटिव्स ने वहाँ पे गांधी जी का स्टैचू उखाड़ के साइड में रख दिया और उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे बारे में बहुत रेसिस्ट कमेंट करे थे एक टाइम पर और हम इनका स्टैचू अपने कैंपस में नहीं लगने देंगे। फैक्ट नंबर 4 इज डिवाइडर। महात्मा गांधी को हमेशा से इंडिया और पाकिस्तान के अलग होने का मेन रीज़न बताया जाता है। 1930s के बाद जो पाकिस्तान मूवमेंट था वो ज़ोरों पर था और उसके लीडर थे अब्दुल गफ़र खान, जो कि खुद एक गांधीयन थे। गांधी जी की जो स्टेप्स थे वो उनको काफ़ी फॉलो करते थे और गफ़र खान का एक मोटिव था कि वो इंडिया और पाकिस्तान को एकजुट करके रखें, हिंदू और मुस्लिम्स को एकजुट करके रखें। इवन लोग बताते हैं कि उनका ये भी मकसद था कि वो इंडिया, पाकिस्तान और इवन अफगानिस्तान को भी एकजुट करके रखें, इस पूरे को ही एक सो कॉल्ड अखंड भारत बना के रखें। बट जैसे जैसे समय बीता गांधी जी की दोस्ती वाइस रॉय माउंटबेटन के साथ बढ़ती चली गई, हु वॉज क्लियरली एन एनिमी फॉर इंडिया एट दैट टाइम। और जहाँ एक तरफ गांधी जी ये बोलते थे कि इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न कभी नहीं होने दूंगा, मेरी लाश पे से होके जाना पड़ेगा अगर तुम्हें इंडिया और पाकिस्तान को अलग करना है, सबसे पहला जिन्होंने साइन किया था उस फॉर्म पर वो गांधी जी खुद थे। और इसी तरह गफ़र खान को बिना बताए गांधी जी ने पार्टीशन को एक ग्रीन सिग्नल दे दिया और आखिरी बार जब गांधी जी से गफ़र खान ने बात करी तो उन्होंने बताया था कि आपने तो हमें जंगली भेड़ियों के हवाले कर दिया, क्योंकि जो रिबेलियन ग्रुप था गफ़र खान का उसको कल तक ही सपना दिखाया गया था कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एकजुट रह के रहेगा, लेकिन अचानक से पाकिस्तान डिवाइड हो गया तो अब तो वो पाकिस्तान में फंस गए ना वो लोग, तो फिर वो खुद गफ़र खान के काफ़ी अपोज में चले गए। और बताते हैं कि गफ़र खान पाकिस्तान में कई सालों तक हाउस अरेस्ट पे रहे थे और अंत में जब वो मर गए थे तो उन्हें अफगानिस्तान जाके दफनाया गया था। फैक्ट नंबर 5 इज़ उनकी बीवी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु। बताते हैं कि आगार खान पैलेस पुणे में उनकी बीवी और महात्मा गांधी को हाउस अरेस्ट पर रखा गया था। तब कस्तूरबा बाई को निमोनिया हो गया था और वो बहुत बुरी तरीके से उससे सफ़र कर रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने कहा था कि एक पेंसिलिन का शॉट आता है, वो इनको दे दो तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो एक फॉरेन ड्रग है, मैं इसको क्यों यूज़ करने दूंगा अपनी बीवी के ऊपर, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, मेरी बीवी अपने आप ठीक हो जाएगी। और कुछ टाइम बाद उनकी बीवी का देहांत हो गया। एंड उसके कुछ हफ्तों बाद जब गांधी जी को खुद मलेरिया हुआ तो ब्रिटिशर्स का सो कॉल्ड फॉरेन ड्रग उन्होंने अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने दिया। इवन ब्रिटिशर्स के डॉक्टर्स को अपने ऊपर एपेंडेक्टोमी की सर्जरी भी परफॉर्म करने दी। दिस इज़ कॉल्ड हिपोक्रेसी। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि गांधी जी चाहते तो अपनी बीवी को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने जान के ऐसा नहीं किया। एंड वो क्या रीज़न देते हैं, वो रीज़न मैं बताऊंगा आपको फैक्ट नंबर 7 में। एंड गाइस, जो लास्ट की 2 स्टोरीज बची हैं वो लिटरली बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव एंड डार्क हैं, सो अपना थ्रेशोल्ड थोड़ा सा बढ़ा लो एंड लेट्स कंटिन्यू टू द फैक्ट नंबर 6 विच इज़ सोल्जर्स डेथ। गांधी जी पर लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि खुद उन्होंने अपने सोल्जर्स को बिट्रे किया था, उनको मरने के लिए छोड़ दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वैसे तो वो अपना बेटा मानते थे, लेकिन आज तक उन्होंने उनकी आज़ाद हिंद फौज के लिए कभी हेल्प नहीं की थी। इवन वो हंगर स्ट्राइक पर चले गए थे फास्ट अनटू डेथ पे कि पहले कांग्रेस पार्टी से नेताजी को निकालो उनकी पोजीशन से, तब मैं अब खाना खाऊंगा। एंड जब ब्रिटिशर्स ने नेताजी को अपनी वांटेड लिस्ट में डाला था तब गांधी जी ने नेताजी को ब्रिटिशर्स को हैंडओवर किया था। येस, यू हर्ड इट राइट। अच्छा, ये तो हम सबको पता है कि गांधी जी का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस था ब्रिटिशर्स के ऊपर, लेकिन इस इन्फ्लुएंस का कभी उन्होंने हमारे सोल्जर्स की भलाई के लिए यूज़ नहीं किया। अगर किया होता तो आज भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव तापर को वो बचा सकते थे। विसरॉय माउंटबेटन, जो कि उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, उनसे बात करके वो उनकी फांसी की सज़ा को ख़त्म कर सकते थे। इवन वो एक ऑल इंडिया मूवमेंट चला सकते थे जिससे सारे लोग सड़कों पर उतर जाते, सब लोग उनके सपोर्ट में आ जाते।
भगत सिंह जी काफ़ी इंटेलेक्चुअल एथीस्ट रिवॉल्यूशनरी थे। अगर वो बच जाते तो एंटी इंपीरियलिज्म की मिसाल बन जाते। एंड फाइनली द लास्ट सेगमेंट, फैक्ट नंबर 7, दैट इज सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। जब गांधी जी लंदन अपनी पढ़ाई के लिए गए थे तो उन्होंने अपनी माँ को कहा था कि वो मीट, ड्रग्स या सेक्सुअल रिलेशनशिप से दूर रहेंगे, लेकिन उन्हें भी पता था कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब वैसे तो ही यूज्ड टू प्रीच सेलिबेसी, यानी वो ज्ञान देते थे अविवाहित जीवन का। अपने फॉलोअर्स को कहते थे कि हर तरीके की औरत से दूर रहो, चाहे वो तुम्हारी खुद की बीवी क्यों ना हो। बट स्टिल ही यूज्ड टू स्लीप विद न्यूमरस वुमेन ऑफ एज बिटवीन 18 to 25। वो कहते थे कि ये सब करना उनके ब्रह्मचारी होने के एक्सपेरिमेंट के लिए है। बट उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या साबित किया, क्या निष्कर्ष निकाला, किसी को नहीं पता, कहीं पे भी कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। उनकी पर्सनल डॉक्टर सुशीला नायर, उनकी ग्रैंड नीस आभा गांधी और मनु गांधी, सरला देवी चौधरानी जो कि एक बंगाल की नेशनल एक्टिविस्ट थी, ये सारे वो नाम हैं जिन्होंने कमिट किया था कि उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप है महात्मा गांधी जी के साथ। गांधी जी खुद ये कहते थे कि सरला देवी उनकी स्पिरिचुअल वाइफ हैं। इवन उनके खुद के बायोलॉजिकल सन यानी देवदास गांधी, जब गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी तो उनकी क्रिमेशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद उनके बेटे देवदास गांधी मनु गांधी के पास गए थे, क्योंकि मनु गांधी ने 6 से 8 डायरियां मेंटेन करके रखी हुई थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि किस तरीके से उन्होंने अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप महात्मा गांधी के साथ मेंटेन किए हैं। एंड देवदास गांधी को ये डर था कि अगर ये डायरीज पब्लिक में लीक हो गई तो जो ओवरऑल इमेज है गांधी वर्ल्ड की वो पूरी इंडिया में खराब हो सकती है, पूरी दुनिया में खराब हो सकती है। सो या दैट वाज ऑल अबाउट द डार्क साइड ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। Comment down what you think about this list and like this video if these facts amazed you. That's all for today and I'll definitely see you in next.